हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी कि एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन, डेकर सॉल्यूशन, पीटरसन सॉल्यूशन, सेमाफोर्स। और दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल क्लासिकल प्रॉब्लम्स इन कॉन्करेंसी लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर, डायनर फिलोसफर, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड स्कीम। तो हम स्टार्ट करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार आपको एग्जाम में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जैसा कि हमने 2 मार्क्स में भी किया था कि 2 मार्क्स में भी ये आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में। तो मोस्टली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। Explain in detail about mutual exclusion and critical section. What is critical section problem? Give the solution that give the conditions that a solution to the critical section problem must satisfy. State the critical section problem. Illustrate software based solution to the critical section problem. Give a solution to critical section problem and explain its necessary condition. यानी कि आपने देखा कि मेन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन एंड हाउ वी कैन डू सॉल्यूशन ऑफ अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल सेक्शन क्या है वो लिखेंगे कि व्हाट इज अ क्रिटिकल सेक्शन। इट इज अ code segment that accesses shared variables and has to be executed as an atomic action. Means there is no interruption of other programs. It usually safeguards updating of one or more shared variables from race condition. And the critical section is a sequence of instruction with a clearly marked beginning and end. Each process must ask the permission to enter the critical section. In entry section, it may follow critical section with exit section. तो आपको ये डायग्राम इसमें भी बनाना है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। एंट्री सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन, देन एग्जिट सेक्शन and then remainder section of any process. So what are the conditions that must be satisfied to for solution of critical section problem? There are 3 most necessary conditions: mutual exclusion, progress and bounded waiting. Mutual exclusion means only one process at a time can enter into critical section. If one process is executing in critical section, then no other process can be executing in critical section. Progress means if there is no process executing in critical section, means critical section में कोई process नहीं है, but there exists some process that wish to enter in their critical section, then they cannot be postponed indefinitely. Means ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक process की वजह से बाकी सारे process critical section में enter ही नहीं कर सकते. Means each and every process must get critical section and make progress. Third most important condition है bounded waiting. The bounded wait must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section after a process has made request to enter. Means एक request ने अगर critical section में enter करना है, उसने request डाला है, तो एक कुछ number of times, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स में उसको परमिशन मिलना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। अब ये जो पहले की 2 कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस, दे आर डिजायरेबल कंडीशन एंड बाउंडेड वेटिंग इज नॉट दैट डिजायरेबल कंडीशन। सो व्हाट आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के 2 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस में हम लॉकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं, लॉक एक्वायर करते हैं। लॉक एक्वायर करने के बाद हम क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं। जब लॉक एक्वायर करते हैं, दूसरा प्रोसेस आता है, वो लॉक को चेक करता है, अगर लॉक लगा है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। जैसे कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है, वो अपने लॉक को रिलीज करता है। लेकिन इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो इसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन आए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, जिसमें हमारे पीटरसन सॉल्यूशन है, डेकर सॉल्यूशन है। तो पीटरसन सॉल्यूशन इज अ क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. In Peterson solution, we have 2 shared variable. One is Boolean flag I and another one is turn.
तो इनिशियली हमारा फ्लैग वेरिएबल इट इज इनिशियलाइज टू फॉल्स मीन्स नो वन इंटरेस्टेड इन एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। हम जब कोई भी प्रोसेस एक क्रिटिकल सेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड होता है तो वो इस फ्लैग को ट्रू कर देता है, ठीक है। So it gives the complete solution to the critical section problem, but its limitation is what? It is limited to two process only. उसके बाद हमारा डेकर सॉल्यूशन आया which can successfully achieve mutual exclusion, and Deckers tried to solve this problem in several attempts and gave a complete solution to the critical section problem. But again it is also limited to two processes only, ठीक है। तो इसके बाद they are not guaranteed to work on modern computer architectures because nowadays we have multi-programming or multi-process systems in which more than two processes are executing simultaneously. तो उनके लिए solution आया हमारा semaphore solution। तो semaphore क्या है हमारा? They are integer variables which are used to solve critical section problem and achieve process synchronization by using two atomic operations, वेट एंड सिग्नल। वेट ऑपरेशन क्या करता है? सेमाफोर वेरिएबल एज अ पैरामीटर लेता है और उसको चेक करता है कि इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 0 देन बिजी वेट मीन्स कीप्स ऑन टेस्टिंग, तब तक वो डिक्रीमेंट, अगर बिजी वेट में नहीं है तो वो सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। यानी वेट ऑपरेशन सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है और सिग्नल ऑपरेशन सिंपली बिना चेक करे उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। Then what is mutual exclusion? Mutual exclusion simply means if one process is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. एक से ज़्यादा process critical section में एक साथ enter नहीं कर सकते। Formally, if one process updates shared variable and all other processes want to update the same variable at the same time, they should be kept waiting. सबको वेट करना पड़ेगा जब तक कि एक प्रोसेस अपडेट करके बाहर नहीं आ जाता। Then when that process has finished executing shared variable, one of the process which is waiting to do so should be allowed to proceed. Now this is called mutual exclusion, means only one process gets mutual exclusive access to the shared variable, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फॉर सेमाफोर। व्हाट इज सेमाफोर? एक्सप्लेन देयर यूसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन गिवन टू अवॉइड बिजी वेटिंग एंड बाइनरी सेमाफोर। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको 10 मार्क्स में मांगा गया है। तो हम सबसे पहले सेमाफोर्स का हिस्ट्री देंगे, जस्ट एक स्मॉल line of history that Dijkstra in 1965 gave a significant proposal for of a mechanism for mutual exclusion among any arbitrary number of concurrent process। ध्यान रखिएगा, डिजकिस्त्रा, डेकर्स और पीटरसन सॉल्यूशन हमारे सिर्फ दो प्रोसेस के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन दे देते थे, लेकिन सेमाफोर इज इन्वेंटेड फॉर आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस। व्हाट इज सेमाफोर? अगेन ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग टू ऑपरेशंस, वेट एंड सिग्नल। वेट ऑपरेशन क्या करता है? सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है और सिग्नल हमारा इंक्रीमेंट करता है। तो ये मैंने ऑलरेडी समझाया है आपको वेट ऑपरेशन और सिग्नल क्या होता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना क्या है हमें? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स। बाइनरी सेमाफोर which can have only two values, 0 and 1. 0 means busy, 1 means free. It is always initialized to 1 for mutual exclusion. Please remember, binary semaphore is always initialized to 1 for mutual exclusion. Then we have counting semaphore. Its value can range over unrestricted domain from minus infinity to plus infinity. And it is used to control access to a resource with multiple instances. So how do we execute a process using semaphore? तो जैसा हमने बताया था कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन में क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले वेट ऑपरेशन आएगा, मींस एंट्री सेक्शन आएगा। तो एंट्री सेक्शन में हम सेमाफोर का वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे, देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एंड देन एग्जिट सेक्शन में सिग्नल ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सेमाफोर इज सेट टू 1 initially, then for a process to execute, do loop, first apply wait as entry section if s is equal to
0, then process has to wait. If S is greater than 0, then it can enter into critical section. Then after completing its critical section, in exit section, it increments the value of S, means S is again set to 1 so that any other process can enter into critical section. तो वेट एज यूजुअल जैसे हमने समझाया था कि वेट क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा है, इफ इट इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0, देन कीप्स ऑन waiting for it. Otherwise, it just decrement the value of S. And signal operation without checking any condition, it increments the value of S. There are some limitations for semaphore also, that it can convert into deadlock condition. And for implementation, for avoidance of deadlock, we can do queuing implementation of semaphores. Means we should not keep on busying, we should not keep on waiting in busy cycles, जो हमने बताया कि it keeps on waiting for checking the value of semaphore if it is less than 0 or equal to 0. So what does busy waiting do? Busy waiting wastes the CPU cycles. To overcome the need of busy waiting, we can modify the operation of wait and signal. What we do, we make a structure of semaphore variable which has two values, one integer value and one the list of processes. So how it is implemented? Wait operation. What does do a wait operation? Just let me check. It checks the value of the semaphore. ना it starting में क्या करता है, semaphore की value को decrement करता है by 1, and then it checks if semaphore value is less than 0, then instead of keep on busy waiting, it adds this process to list of semaphore, list of processes, and block that process. Means process goes to block state. वो बार बार बिजी सर्कल, हमारा सीपीयू के लिए बिजी वेटिंग नहीं करता, सीपीयू साइकिल्स को वेट ना करने के बदले वो उस प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में एंटर करा देता है. ठीक है, जैसे ही हमारा क्रिटिकल सेक्शन से एक प्रोसेस बाहर आता है तो वो सिग्नल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है. तो सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, उस वैल्यू को, सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है 1 से और चेक करता है कि क्या सेमाफोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है. अगर वो है तो उस प्रोसेस को लिस्ट से रिमूव करता है और एक प्रोसेस को, मतलब वो चेक करता है कि अगर वैल्यू हमारी 0 या 0 से कम है तो करता क्या है, अगर वैल्यू 0 से कम नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे प्रोसेसेस, हमारे लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस है जो ब्लॉक स्टेज में और वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए. तो उनमें से किसी एक प्रोसेस को वेक करता है, यानी उसको ब्लॉक स्टेट से रेडी क्यू में लेके आता है और सेमाफोर वो प्रोसेस देन इट कैन एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन. यानी कि वो लिस्ट को, हमारे प्रोसेसेस को वेट कराने के बदले ब्लॉक लिस्ट में डालता है और ब्लॉक लिस्ट से वापस रेडी क्यू में लाता है, जिससे अब कोई भी नया प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है. So in this implementation, whenever the process waits, it is added to waiting queue of the processes, and this is done through a system called block system call. When a process is completed, it calls the signal functions, and one process in this queue is resumed, and it uses wake up system call for wake up one of the process which are waiting in the queue. Then another important question is define what is busy waiting and how to overcome busy waiting using सेमाफोर ऑपरेशन. तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि बिजी वेटिंग क्या करता है कि जब भी हम डिजक्स्ट्रा और पीटरसन और डेकर सॉल्यूशन करते हैं तो उनमें एक कोड होता है जो हमेशा बिजी वेटिंग में डालता है. हमने सेमाफोर में भी अभी देखा कि वेट ऑपरेशन में वो चेक करता है सेमाफोर की वैल्यू, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 0 इट कीप्स ऑन बिजी. तो बिजी वेटिंग से क्या है, हमारा सीपीयू का साइकिल वेस्ट होता है. तो उसको ओवरकम करने के लिए अगेन ये वही मैंने जो अभी आपको बताया कि हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं
वेटिंग प्रोसेस के लिए हम वेट ऑपरेशन के थ्रू वैल्यू को चेक करते हैं कि वैल्यू अगर हमारी डिक्रीमेंट करने के बाद चेक करते हैं, इफ इट इज वैल्यू इज लेस देन 0 देन दैट प्रोसेस इज एडेड टू वेटिंग प्रोसेस। तो एक उस लिस्ट में ऐड हो जाता है और उसको ब्लॉक करता है। जैसे ही प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है, सिग्नल ऑपरेशन को कॉल करता है और चेक करता है कि हमारे पास क्या वेटिंग लिस्ट में प्रोसेसेस हैं, तो उनमें से किसी एक प्रोसेस को बेकअप करता है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एक्सप्लेन द टर्म प्रोसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस मॉडल और प्रोसेस। तो प्रोसेस को हम वैसे भी नेक्स्ट यूनिट में अगले यूनिट में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म में व्हाट इज अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इट इज नॉट सेम एज प्रोग्राम कोड बट इट इज लॉट मोर देन दैट। तो process memory is divided into 4 sections for efficient working: text section, data section, heap and stack. Text section is made up of compiled program code which is read from non-volatile storage when the program is launched. यानी आपका secondary storage से प्रोग्राम को लॉन्च करता है। नॉन वॉलेटाइल हमारा सेकेंडरी स्टोरेज ही होता है। तो टेक्स्ट सेक्शन हमारा वहां पर कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड स्टोर होता है। डेटा सेक्शन इज मेड अप ऑफ ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स एंड एलोकेटेड एंड इनिशियलाइज्ड prior to executing the main program. The heap is used for dynamic memory allocation and stack is used for local variables. इसमें आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं इसका, that process is divided into 4 sections: text, data, heap and stack. Then differentiate between following: प्रोसेस एंड प्रोग्राम, बिजी वेटिंग एंड ब्लॉकिंग वेट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंशिएशन हमेशा हमें टेबल के फॉर्म में लेके आना है। तो प्रोसेस और प्रोग्राम को डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम बीइंग executed is a process, while a program is a definite group of ordered operation that are to be performed. Process is a dynamic or active in nature as it is an instance of executing a program, but the nature of the program is specific and it does nothing until it gets executed. A process has a shorter and limited lifetime span, whereas a program has longer time span. The resource requirement is much higher in case of process, whereas a program just requires memory for storage. ठीक है, then busy waiting and blocking wait. Busy wait is a loop that reads the status register over and over until the busy bit becomes clear. Means एक लूप हम स्टार्ट करते हैं, अगर लूप के अंदर वो क्या करता है, इट कीप्स ऑन वेटिंग, इट इज बिजी इन वेटिंग, तो लूप के अंदर फंस के रह जाता है। वाइल ब्लॉकिंग वेट क्या है? ब्लॉकिंग इज अ सिचुएशन व्हेन प्रोसेस वेट्स इनडेफिनेटली विद इन अ सेमाफोर। वो एक लूप में फंस के नहीं रहता बल्कि ब्लॉक स्टेट में होकर वो वेट करता है। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, इट अकर्स व्हेन scheduling overhead is larger than expected wait time. In case of blocking wait, it occurs when a process resources are needed for another task. Means एक process हमारा IO के लिए wait कर रहा है तो वो block state में चला जाता है until that IO operation is complete. In case of process, it is not schedule based but blocking wait. In this, a schedule based algorithm is appropriate. Then what is principle of concurrency? Means what is concurrency first, then what are the principles for concurrency? So concurrency is what? It is interleaving execution of process in time to give appearance of simultaneous execution. Means concurrency means multiple programs are executing at the same time and they are giving illusion of simultaneous execution, but they are executing in interleaved fashion. So concurrency is based on following principles. First, relative speed of execution of process is not predictable. हम पहले से पता नहीं लगा सकते कि किस प्रोसेस की क्या स्पीड है, इसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा. सेकंड, सिस्टम इंटरप्ट्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल, कि कब किस प्रोसेस में कैसा किस टाइप का इंटरप्ट आ जाएगा, कि वो प्रोसेस से बाहर आने के लिए इंटरप्ट है, किसी आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने का इंटरप्ट है, कि हमारा टाइम स्लाइस एक्सपायर होने का इंटरप्ट है, या किस टाइप का इंटरप्ट है. इट कैन नॉट बी
predicted beforehand. The third principle is scheduling policies may vary. तो शेड्यूलिंग पॉलिसीज हमारी कुछ भी हो सकती है, FCFS है, हमारे अलग अलग टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, कब किसके लिए कहाँ पर कौन सा टाइप का शेड्यूलिंग पॉलिसी अप्लाई होगी, दैट मे ऑल्सो वेरी. तो कॉन्करेंसी इज व्हाट? इट्स अ टेंडेंसी फॉर things to happen at the same time in the system. It also refers to a technique that makes a program more usable. And concurrency can be implemented and is used a lot on single processing units, and it may benefit from multiple processing units with respect to speed. अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे तो हमारी स्पीड हाई हो जाएगी concurrent processes के केस में. If an operating system is called multitasking operating system, then it is a synonym for supporting concurrency. अगर हमारा multitasking है तो obviously हमारा there are multiple tasks executed concurrently. If we can load multiple documents simultaneously in the tabs of our browser, हमने browser में कई सारे tabs खोल लिए, means we are opening multiple processes at the same time, means they are performing in concurrent manner. So this is also example of concurrency. ठीक है. तो next हमारा क्या है कि what is mutual exclusion implementation with test and set. तो test and set हमारा क्या है? It's a basically hardware solution for solving critical section problem. तो test and set क्या करता है हमारा कि हमने कहा था कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, we acquire log, use the get into the critical section and then we can release the lock. तो जब लॉक एक्वायर करने के लिए हमें एक कंडीशन चेक करना होता है कि अगर लॉक नहीं लगा हुआ तभी हम लॉक एक्वायर कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी लॉक लगा है तो कोई भी प्रोसेस उस प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता. तो टेस्ट करके लॉक एक्वायर करना, तो लॉक एक्वायर करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, वंस वी एक्वायर द लॉक वी सेट अ कंडीशन सो दैट नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन. तो टेस्ट एंड सेट में हम क्या करते हैं कि इन चेकिंग को और सेटिंग ऑपरेशन को दोनों को एक साथ एक एटॉमिक फंक्शन में एग्जीक्यूट करते हैं. एटॉमिक फंक्शन का मतलब इट इज एग्जीक्यूटेड अनइंटरप्टेबल, कोई भी दूसरा प्रोसेस इसके बीच में नहीं आता. तो टेस्टिंग और सेटिंग दोनों हमारा एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं. तो ये करता क्या है फंक्शन, इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू and takes a target, means it takes a value of a log as a parameter. और हमारे जब लॉग की वैल्यू लेता है तो जो वैल्यू वो पैरामीटर में लेता है उसी वैल्यू को रिटर्न करता है. यानी अगर फॉल्स वैल्यू लिया तो फॉल्स को रिटर्न करेगा, अगर ट्रू वैल्यू लिया लॉग की हमारा तो ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा. तो टेस्ट एंड सेट है क्या हमारा, फर्स्ट इट इज एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली, मीन्स नो इट इज executed in one go, no other process can interrupt in between. It returns the original value of the pass parameter, it sets the new value of the pass parameter to true, and if two set and test and set instructions are executed simultaneously, each on different CPU, then they will be executed sequentially in some arbitrary order. साइमल्टेनियसली आए तो हैं लेकिन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो वन आफ्टर अदर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे. तो इसका सॉल्यूशन हमारा कैसे आता है कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो चेक करता है कि व्हाइल टेस्ट एंड सेट एंड लॉग एंड लॉग क्या है हमारा, लॉग का रेफरेंस दे रहा है कि लॉग की वैल्यू वो पास कर रहा है कि वो लॉग की वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स होगी हमारी. तो वो चेक करता है कि टेस्ट एंड सेट एक वेट ऑपरेशन की तरह ही है हमारा, एक देखा जाए तो वो टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन लगाता है. तो जो भी वैल्यू वो रिटर्न करता है उसको चेक करता है, अगर लॉक एक्वायर नहीं किया तो वो वेट करता है, अगर लॉक एक्वायर कर लेता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आता है और क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करने के बाद लॉग की वैल्यू को फॉल्स कर देता है. तो जब वो क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा होता है तो कोई भी दूसरा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो वो प्रोसेस भी टेस्ट एंड सेट को एग्जीक्यूट करता है.
तो वो चेक करता है कि अगर हमारे लॉग की वैल्यू फॉल्स थी तो मैंने जैसे बताया कि ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न करता है, तो टेस्ट एंड सेट हमारा लॉग की वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करेगा, तो दूसरे प्रोसेस को वो फॉल्स मिलेगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के बाद वो फॉल्स कर देगा। सॉरी मैंने फॉल्स बताया, अगर हमने स्टार्टिंग में हमारे को अनलॉक मिला मीन्स लॉक की वैल्यू 1 है एंड एनी प्रोसेस कैन एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, तो वो एंटर करेगा और लॉक को सेट कर देगा। तो लॉक की वैल्यू को सेट करने का मतलब क्या है कि दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। बाहर आने के बाद लॉक की वैल्यू को फॉल्स करेगा मीन्स इट इज फ्री नाउ टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। तो टेस्ट एंड सेट हमारा उतना इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ठीक है कई बार आ जाता है तो हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका बेसिक क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको इतने छोटे से कोड याद रखने हैं। कौन से कोड? डू व्हाइल टेस्ट एंड सेट, enter into critical section and then make lock to false and do remainder section। और टेस्ट एंड सेट में हमें क्या याद रखना है कि टेस्ट एंड सेट क्या कर रहा है, वो एक वैल्यू ले रहा है, लॉग की वैल्यू टारगेट में स्टोर कर रहा है, और एक आरवी बुलियन वेरिएबल ले रहा है, टारगेट की वैल्यू को आरवी में स्टोर कर रहा है, टारगेट की वैल्यू को ट्रू कर रहा है और आरवी की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ देखोगे कि टारगेट आरवी में क्या हो रहा है, जो पैरामीटर पास हो रहा है वो हम आरवी में स्टोर कर रहे हैं और वही वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि ओरिजिनल वैल्यू को ये रिटर्न करता है। और बेसिकली वैसे भी हार्डवेयर सॉल्यूशन है जो लॉक एक्वायर करता है और लॉक को रिलीज करता है। ठीक है, देन व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड व्हाट आर 4 कंडीशंस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। प्लीज इसको डेडलॉक की 4 कंडीशन से कंफ्यूज मत करना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए भी 4 कंडीशंस हैं टू हैपन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने पहले ही डिस्कस किया कि क्या है, कि एक बार में एक ही प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करता है। तो 4 कंडीशंस क्या है, नो टू प्रोसेस में at the same moment inside the critical section. Second is no assumptions are made about relative speed of processes or number of CPUs. No process should outside its critical section should block other process। मीन्स जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है वो दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। नो प्रोसेस शुड वेट आर्बिट्ररी लॉन्ग टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। मीन्स अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो बहुत लंबे समय तक आर्बिट्रली वेट नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे डेकर सॉल्यूशन और पीटरसन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डेकर सॉल्यूशन हमारा क्या है, डेकर्स एल्गोरिथम हमारा क्या है, मैं सीधा आपको इसको इस डायग्राम से बताऊंगी। इस एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे। डेकर सॉल्यूशन हमारे 2 वेरिएबल्स को बेसिकली यूज करता है। एक वेरिएबल है हमारा फ्लैग वेरिएबल, जस्ट होल्ड ऑन, एक वेरिएबल है हमारा फ्लैग वेरिएबल और एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है हमारा टर्न वेरिएबल। तो वो करते क्या है, इनिशियली हमारे फ्लैग, क्योंकि हमने बताया था कि डेकर सॉल्यूशन तो सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन है, तो यानी 2 प्रोसेस के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही फ्लैग्स हैं। आई एम सॉरी, फ्लैग 2 फ्लैग है और दोनों इनिशियली हमारे दोनों प्रोसेस के फ्लैग हमारे फॉल्स होंगे। तो सपोज हमारा पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए आया तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, यानी फ्लैग P1 इज सेट टू ट्रू। देन चेक करेगा वाइल फ्लैग P2, वो चेक करेगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस P2 भी हमारा क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है, अगर वो भी आना चाहता होगा तो उसका फ्लैग भी ट्रू होगा। तो ये चेक करेगा कि वाइल फ्लैग इज P2, यानी अगर P2 का फ्लैग भी ट्रू है तो क्या करना है, P2 का फ्लैग भी ट्रू है। था क्या हो गया, हाँ,
हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा P2 का फ्लैग भी ट्रू है तो वो एंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता। मान लीजिए कि पहले प्रोसेस P1 ही आया था हमारा सिस्टम में, तो उसको P2 का फ्लैग क्या मिलेगा, वो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, वो चेक करेगा यहाँ पर आके नीचे कि इफ टर्न इक्वल टू P2, यानी वो भी P2 हमारा आना चाहता था और टर्न भी उसी की है प्रोसेस P2 की, तो वो अपने फ्लैग को फॉल्स कर लेगा। वो कहता है कि अगर टर्न भी उसी किया और वही क्रिटिकल सेक्शन में है तो P1 को चांस नहीं मिल सकता क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, वो अपने फ्लैग को फॉल्स कर लेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो क्या करेगा, उसका अपना फ्लैग ट्रू होगा और वो डू लूप में फंसेगा ही नहीं, क्रिटिकल सेक्शन पे आएगा और टर्न कर देगा P2 की। ना सपोज क्रिटिकल सेक्शन में हमारा P1 है, यानी उसका फ्लैग ट्रू है और इसी बीच में हमारा P2 प्रोसेस आ जाता है, वो क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता होगा, तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा और चेक करेगा वाइल फ्लैग ऑफ P1 इज ऑल्सो ट्रू, उसको P1 का फ्लैग ट्रू मिलेगा। जब ट्रू मिलेगा तो वो अंदर आएगा, डू लूप के अंदर आएगा और वो चेक करेगा क्या टर्न भी P1 की थी। यस, इनिशियली हमारी टर्न P1 की ही थी, तो वो अपने फ्लैग को फॉल्स करेगा और वाइल टर्न इक्वल टू P1 इट विल कीप ऑन टेस्टिंग, यानी जब तक P1 की प्रोसेस P1 की टर्न होगी तब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगा और वो वेट करता रहेगा, इस लूप में फंसा रहेगा। और जैसे ही वो लूप से बाहर आएगा अपने फ्लैग को वो ट्रू करेगा और इस डू लूप से बाहर आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। यानी कि अगर P1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में है तो P2 एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारा P2 क्रिटिकल सेक्शन में है तो P1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। तो इन दिस वे डेकर सॉल्यूशन क्या करेगा, ये हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन देगा। और ये दूसरी दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, प्रोग्रेस, यानी एक बार अगर एक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो वो P2 का टर्न दे देगा। P2 की टर्न होगी तो P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता था, तो वो हमेशा उसको एक चांस के बाद P2 को टर्न मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। तो डेकर सॉल्यूशन में क्या होगा, टर्न बाय टर्न, एक बार P1 का चांस आएगा, एक बार P2 का चांस आएगा, तो उनको दोनों ही प्रोसेस हमारे प्रोग्रेस भी करेंगे। और तीसरा हमारा पॉइंट था बाउंडेड वेट, कि देयर मस्ट बी सम बाउंडेड वेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस को लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, P1 एग्जीक्यूट होगा तो वो P2 को चांस देगा, P2 एग्जीक्यूट होगा वो उसके बाद P1 को चांस देगा। तो तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी हमारे डेकर सॉल्यूशन से। तो वो बट इसके हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है हमारा, ये टू प्रोसेस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जस्ट इसकी थोड़ी सी हम अगर हम ना भी लिखें इसकी थ्योरी, अगर हम इस एल्गोरिथम को लिख देंगे जो मैंने समझाया उतना भी बहुत है, अदरवाइज उसको 2-3 लाइन में हम इसका एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट डेकर्स एल्गोरिथम विल अलाउ ओनली अ सिंगल प्रोसेस टू यूज अ रिसोर्स इफ टू प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू यूज इट फॉर द सेम टाइम, एंड द हाईलाइट ऑफ द एल्गोरिथम इज how it solves this problem. It succeeds in preventing the conflict by enforcing mutual exclusion, meaning that only one process may use the resource at a time and will wait if another process is using it. And this is achieved using two variables, flags and a token. Now, लास्ट में इसको भूलना नहीं है कि इसका लिमिटेशन भी जरूर लिखना है। इट ओनली सपोर्ट्स अ मैक्सिमम ऑफ 2 processes फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पीटरसन सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीटरसन के लिए अगेन हम फिर से इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं पीटरसन सॉल्यूशन को। तो अगेन ये भी हमारा जैसे डेकर था, ये भी हमारे 2 वेरिएबल्स को यूज करता है, एक फ्लैग को यूज करता है और एक टर्न वेरिएबल को यूज करता है। तो हम फ्लैग को कैसे यूज करते हैं इसके अंदर वो हम चेक करेंगे। तो ये फ्लैग को कैसे यूज करता है,
कि इनिशियली क्या करता है ये, सपोज हम मान के चलें कि हमारा प्रोसेस P1 पहले एग्जीक्यूट होने के लिए आया, तो ये क्या करेगा, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा क्रिटिकल सेक्शन को एंटर करना चाहेगा, वो अपने फ्लैग को ट्रू कर देगा। तो P1 पहले आया तो फ्लैग P1 इज इक्वल टू ट्रू एंड टर्न इक्वल टू P2, दूसरे की टर्न करेगा और अपने फ्लैग को ट्रू करेगा। ये किस लिए करेगा, वो चेक करने के लिए कि दूसरे की टर्न है तो क्या दूसरे का भी फ्लैग ट्रू है कि नहीं है। अगर दोनों ही चीजें दूसरे प्रोसेस की है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, तो ये पहला वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। तो उसके लिए दो कंडीशंस चेक करेगा, while flag P2 means flag P2 is equal to true and turn equal to P2। इसका मतलब क्या है कि फ्लैग अगर P2 हमारा ट्रू है तो दूसरा प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है और टर्न भी उसी की है, तो ऑब्वियसली दूसरा ही प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, इट विल कीप ऑन टेस्टिंग। अब वाइल लूप के बाद देखो सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, सेमीकोलन लगाना मत भूलना वरना एल्गोरिथम गलत हो जाएगा। तो वाइल लूप से बाहर हम कब आएंगे, जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी, या तो P2 का फ्लैग फॉल्स हो जाएगा या टर्न P2 की नहीं होगी। तो अभी इसके जस्ट पहले हम P2 की टर्न करके आए हैं, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स नहीं होगी। कंडीशन किसकी फॉल्स होगी, फ्लैग, अगर हमारा P2 का फ्लैग फॉल्स होगा यानी P2 हमारा अभी क्यू में नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, तो ये वाइल लूप से बाहर आएगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। नाउ सपोज हमें इसको चेक करना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इससे होता है कि नहीं होता। P1 अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी समय हमारा प्रोसेस P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। तो P1 का फ्लैग तो पहले से ही ट्रू था, P2 आएगा तो वो भी अपने फ्लैग को सबसे पहले ट्रू करेगा और टर्न कर देगा P1 की, और कंडीशन चेक करेगा कि वाइल फ्लैग ऑफ P1 इक्वल टू ट्रू एंड टर्न इक्वल टू P1, तो P2 को क्या मिलेगा, देखिए फ्लैग P1 का क्या है, ट्रू है और टर्न भी हमारी P1 की ही है, तो दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो सेमीकोलन लगाया हुआ है हमने, तो इट विल कीप ऑन टेस्टिंग इन द लूप, बार बार वो लूप में यही टेस्ट करता रहेगा। तो इसका मतलब जब P2 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में था तो P1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में था, तो P2 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो P1 का जब क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा और रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अपने फ्लैग को जैसे ही फॉल्स करेगा P2 के पास जाएगा, तो वाइल वो हमारा वाइल कंडीशन में फंसा हुआ था, वो वाइल कंडीशन में जैसे ही P1 के फ्लैग को चेक करेगा, इस बार उसको फॉल्स मिल जाएगा और वो इस वाइल लूप से बाहर आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो जब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ है तो दोबारा से P1 आ गया, तो उसको अपने वाइल लूप की दोनों कंडीशंस ट्रू मिलेंगी और वो इट विल कीप ऑन टेस्टिंग, मींस दोबारा से P1 का टर्न नहीं आएगा क्रिटिकल सेक्शन में आने का। तो कहने का मतलब यह है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर कर रहा है पीटरसन एल्गोरिथम। तो इनफैक्ट पीटरसन एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को, यानी इसमें बाउंडेड वेट को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, या आराम से कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी कर रहा है और प्रोग्रेस को भी अचीव कर रहा है कि एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस अगर आना चाहता है तो एक टाइम के बाद दूसरे प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम ये इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो बाकी जितने भी हमारे क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।